everyone, welcome to the world of geology and this is your geology educator. So it's our fourth lecture. देखिए ऑलरेडी हमने अपना 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेटा का बेसिक आपको बताया था, दैट्स व्हाट्स द बेसिक आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स. सेकंड में था द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एंड थर्ड में था हमारा कंपैरिजन हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स का एंड कोऑर्डिनेट्स का. दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं वो हमने देखा था. आई होप यहाँ तक 3 लेक्चर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा. ओके तो फिर आज हमारा टर्न है जिसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में और कोऑर्डिनेट्स का क्या एडवांसमेंट होता है दूसरे फाइला के कंपैरिजन में. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बिकॉज कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है आपको. स्टार्ट किया जाए. देखिए हाँ, एक बात और, हमने जब आपको सेकंड लेक्चर बताया था उसमें हमने आपको फंडामेंटल कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी बताए थे. होप आपको याद होगा. तो आज पुरानी बातों को रिकॉल कर लेते हैं. चलो कर ही लेते हैं. देखो फंडामेंटल कैरेक्टर जो होता है ना वो वैसा कैरेक्टर होता है जिसका प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके प्रेजेंस होने के कारण किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम कोऑर्डिनेट्स में डाल रहे हैं. लेकिन वहीं अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो वो कोऑर्डिनेट्स के अलावा कुछ दूसरे एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है. लाइक बायलैटरल सिमेट्री इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. इट्स आल्सो द कैरेक्टर्स ऑफ सम नॉन कोऑर्डिनेट्स, whereas the presence of notochord is the fundamental character of coordinates and its notochord is the thing that is not present in non-coordinates. Okay, तो आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर है, समझ में आया. देखो इतना हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपका 3 लेक्चर जो स्टार्टिंग का है वो आपका क्लियर होगा, वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट होगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगा. तब आप आगे बढ़िए. देखिए बैकलॉग क्रिएट करने से ना कुछ नहीं होता है, मतलब फालतू में आप फंसते जाइएगा, कोई उसका कंसिक्वेंस नहीं आएगा. फिर पढ़ाई का वैसे पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है कि पीछे का छूटा हुआ है आगे बढ़ रहे हैं, कभी आगे का छूट रहा है फिर पीछे, मतलब ऐसे नहीं, सीक्वेंस से पढ़ते जाइए. 3 लेक्चर हम आपका किए तो आप 3 लेक्चर उसको देखिए, नोट्स रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर आगे बढ़िए. सिंपल सा तरीका है पढ़ाई करने का. चलिए फोर्थ लेक्चर में हम लोग आ गए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं. चलिए देखिए जनरल कैरेक्टर देखना है हमको फाइलम कोऑर्डिनेटा का. पेन कौन सा लिया जाए? ग्रीन लेते हैं. चलो अच्छा, पेन का सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है. चलो अच्छा. इट्स एक्वाटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल, ऑल फ्री लिविंग विद नो फुल्ली पैरासिटिक फॉर्म. यानी कि जो फाइलम कोऑर्डिनेट्स के मेंबर होते हैं दे मे बी एक्वाटिक, दे मे बी एरियल, दे मे बी टेरेस्ट्रियल. यानी कि वो एक्वाटिक रीजन में भी रह लेते हैं, वो हवा में भी रह लेते हैं, वे ज़मीन पे भी रह लेते हैं. फॉर एग्जांपल फिशेस वगैरह पानी में रहती हैं. हमारा बर्ड्स जो हो गया एप्स, वो कहाँ रहता है? वो हवा में रहता है. और बाकी हम लोग मैमल्स वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, ये क्या है? ये हम लोग टेरेस्ट्रियल रहते हैं. इनफैक्ट पता है कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो हर जगह प्रेजेंट है, बीट पोल, बीट इक्वेटो, हर एक जगह में कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है. ये सब हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं. आइए फिर एक और टॉपिक देख लीजिए, एक और पॉइंट देख लीजिए. मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, वो पैरासिटिक नहीं होते हैं नेचर के. पैरासाइट किसको बोलते हैं? पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट पे डिपेंड होते हैं. जिस पे डिपेंड होंगे उनको हम होस्ट बोलेंगे और जो डिपेंड होगा उसको हम पैरासाइट बोलेंगे. अंडरस्टूड? तो मोस्टली कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होते हैं, दे आर फ्री लिविंग. इनका जो बॉडी होता है वो स्मॉल टू लार्ज साइज होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है. स्मॉल टू लार्ज साइज कहने का क्या मतलब है? देखो हमने जब आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें हमने एक फिश का एग्जांपल दिया था जो कि सिर्फ 10 mm की थी, जिसका नाम था फिलिपिन गॉबी. वो कितना छोटा था ना, वो भी एक कोऑर्डिनेट था. वहीं पे हमने आपको ब्लू व्हेल का एग्जांपल दिया था जो कि बिगेस्ट लार्जेस्ट एनिमल होता है वर्ल्ड का. वो भी क्या था? वो भी एक कोऑर्डिनेट ही था. तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन तो ये निकलता है ना कि जो कोऑर्डिनेट्स का साइज होता है वो स्मॉल से लेकर लार्ज तक हर टाइप का वैरी करता है. ओके वहीं पे उनमें बायलैटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है. बायलैटरल सिमेट्री भी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था. आई होप आपको याद होगा. आई डोंट थिंक फिर से बताने का ज़रूरत है, बिकॉज जो एक बार बता दिया है बार बार उसी को रिपीट करने से टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता है. लेकिन चलो एक बार बता देते हैं, बस ये लास्ट टाइम बता देते हैं.
बायलेटरल सिमेट्री, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंटर ऑफ एक्सिस से कट करो, उनका लेफ्ट और राइट पार्ट जो हमारा हमको मिला वो अगर एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ देन दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। रीजन क्या था बायलेटरल सिमेट्री का? द प्रेजेंस ऑफ एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, याद है लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे। चलिए नेक्स्ट आइए, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि उनका बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। वो जो लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन होता है उसको हम मेटामर्स या फिर सोमाइट्स भी बोलते हैं, ये भी हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स के अलावा और कौन से फाइलम होते हैं जिसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? दैट इज एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आई होप आपको ये सब याद हो। देखिए एक लेक्चर देखना ही है, उससे पहले पुराना वाला थोड़ा टॉपिक अपने नोट्स से रिवाइज करके आइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। चलिए आगे बढ़िए। A post-anal tail usually project beyond the anus at some stage and may or may not persist in adult। देखो पोस्ट एनल टेल जो होता है वो एनस के बियॉन्ड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे, और ये एडल्ट में परसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन हाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है, मोस्टली नॉट ऑल प्रेजेंट रहता है। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफन प्रेजेंट वेल डेवलप्ड इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स। एक्सोस्केलेटन मोस्टली प्रेजेंट होता है, इनफैक्ट ये वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड होता है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर, ठीक है, मेसोडर्म मिडिल लेयर एंड इंडोडर्म इनर लेयर। ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सारा तो लास्ट लेक्चर वाला ही इसमें रिपीट हो रहा है। चलो नेक्स्ट टर्म, सिलोमेट एनिमल हैविंग ट्रू सिलोम, एंटेरोसेलिक और सीजोसेलिक इन ऑरिजिन। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं यानी कि उनमें सिलोम ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, वो इंटेरोसेलिक भी हो सकता है, सीजोसेलिक भी होता है। देखो कैविटी के बनने ऑरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कैविटीज़ 2 टाइप के होते हैं, यानी कि सिलोम 2 टाइप के होते हैं, इंटेरोसेलिक, सीजोसेलिक, ये भी लास्ट लेक्चर में बताए थे। सीजोसिलोम वैसा सिलोम होता है जो कि मीजोडर्म के स्प्लिटिंग के कारण बनता है, और मीजोडर्म के फ्यूजन और एक्सपेंशन के कारण बना हुआ सिलोम इंटेरोसिलोम कहलाता है, ये भी हम आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। नेक्स्ट आइए, ए स्केलेटन रॉड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे, वेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, वेट एडल्ट स्टेज, किसी न किसी स्टेज पे हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, डेट इज नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट आइए, कार्टिलेजिनस और बोनी लिविंग ज्वाइंटेड इंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वर्टिब्रेट्स, यानी कि उनमें वर्टिब्रेट्स, मेजोरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। ये इंडोस्केलेटन जो होते हैं ये बोनी भी हो सकते हैं और कार्टिलेजिनस भी हो सकते हैं। ओके, इसको इरेज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये तो अभी हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 9th पॉइंट अब रेड लेते हैं। फेरेंजियल गिल सेल्स प्रेजेंट एट सम स्टेज में और मे नॉट बी फंक्शनल। फेरेंजियल गिल सेल्स जो होता है वो लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे परसिस्ट मतलब प्रेजेंट होता ही है। ये एडल्ट स्टेज में फंक्शनल हो भी सकता है, फंक्शनल नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स था, जैसे कि हमारा ब्रांचियोस्टोमा हो गया और एक्वाटिक लोअर एक्वाटिक एनिमल्स जो हो गए, इन सब में क्या होता है कि गिल सेल्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल होते हैं। वहीं पे अगर हम हायर कॉर्डेट्स की बात करें लाइक वर्टिब्रेट्स वगैरह हो गए, मैमल्स वगैरह हो गए, तो इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो गिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होते हैं तो गिल सेल्स का फिर मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, गिल सेल्स फंक्शनल नहीं रह जाते उस टाइम पे। समझ आया? नेक्स्ट आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। समझ आया? नेक्स्ट आइए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है, हार्ट वेंट्रल होता है, और ब्लड वेसल्स डॉर्सल और वेंट्रल दोनों हो सकते हैं। क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज करने का क्या मतलब? क्लोज करने का मतलब कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी भाई 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, ज़्यादा हिंदी हो गया शायद। सुनो, सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ब्लड वगैरह है वो हमारे बॉडी कैविटी में ही प्रेजेंट रहता है। वहीं पे अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है आर्टरीज का, वेंस का, कैपिलरीज का, वो सारे हर्ट से जॉइंट होते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज से जॉइंट होते हैं, सेल्स वगैरह से जॉइंट होते हैं।
एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है ना, वैसे वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होते जाता है। तो कॉर्डेट्स जो है सो एडवांस्ड एनिमल है, तो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो भी वेल डेवलप्ड होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहने का क्या मतलब है, देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वेन्स का ग्रुप होता है, उसका काम क्या होता है, वेन जो प्रेजेंट होता है हेपेटिक वेन, उसका काम क्या होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को लीवर में ले जाता है। ये काम जो होता है ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का होता है, ठीक है, उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आइए एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रेशन होता है किडनीज के थ्रू। किडनी में भी प्रोटोनेफ्रिक, में भी मीजोनेफ्रिक, में भी मेटानेफ्रिक। वहीं नर्व कोड की बात करें, नर्व कोड डॉर्सल होंगे, ट्यूबुलर होंगे। उसका जो एंटीरियर पार्ट होगा वो इलोंगेट करके ब्रेन बनाएगा, और पोस्टीरियर और ब्रेन जो होगा वो कवर्ड होगा प्रोटेक्टिव बोनी और कार्टिलेजिनस कवर से, दैट इज क्रैनियम। या फिर जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो इलोंगेट करके हमारा स्पाइनल कोड बना देता है, और स्पाइनल कोड जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है हमारा किसी से, वर्टेब्रल कॉलम से। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए सेक्सेस सेपरेट विथ रेयर एक्सेप्शन, इसका जो सेक्सेस होता है वो सेपरेट होता है, यानी कि फीमेल बॉडी अलग होगा, मेल बॉडी अलग होगा, दे आर बाइसेक्सुअल, ओके। हर्माफ्रोडाइट ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए अब देखो कॉर्डेट्स का दूसरे फाइला के कंपैरिजन में क्या एडवांसमेंट है वो देखते हैं। पहला लिविंग इंडोस्केलेटन, यानी कि उनमें लिविंग इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज लिविंग इंडोस्केलेटन, व्हाट डू यू मीन इफ यू से दैट द इंडोस्केलेटन इज लिविंग। देखो जब हमारा ग्रोथ होता है ना, तो हमारे ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो भी स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो इंडोस्केलेटन है, वो अगर प्रॉपर ग्रोथ वो भी शो करे ना, तो उसको हम लिविंग इंडोस्केलेटन बोलेंगे। और ये जो लिविंग इंडोस्केलेटन है ना, ये बहुत अच्छा फीचर होता है जिसके कारण बॉडी का प्रॉपर एकदम फ्रीली मूवमेंट होता है। इनफैक्ट जो हमारे कॉर्डेट्स वगैरह हैं, जो कि मोस्टली जो एनिमल्स हमको पता ही है, जो हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनिमल है वो भी कॉर्डेट ही है, तो वो लोग का एकदम इन्फानाइट ग्रोथ होता है, इंडोस्केलेटन का इन्फानाइट ग्रोथ होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि दे आर लिविंग इंडोस्केलेटन, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको थोड़ा एक बार पढ़ लो। विद द एक्सेप्शन ऑफ इकाइनोडर्म एंड फ्यू अदर ओनली कॉर्डेट्स पजेस लिविंग इंडोस्केलेटन, यानी कि इकाइनोडर्म्स और कुछ दूसरे भी कुछ एनिमल्स होते हैं, उन सब के साथ साथ सिर्फ कॉर्डेट ही ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें लिविंग इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी कि इकाइनोडर्म्स और कुछ और भी एनिमल्स, और उसके साथ साथ कॉर्डेट्स आर द ओनली एनिमल जिनमें लिविंग इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट देखो इट ग्रोज इन साइज विथ रेस्ट ऑफ द बॉडी। लिविंग इंडोस्केलेटन होने का यही मतलब है कि बॉडी साइज के साथ रेस्ट ऑफ द बॉडी का जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे इंडोस्केलेटन का भी ग्रोथ होगा। दिस इज लिविंग इंडोस्केलेटन परमिट्स द ग्रेटर फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट and infinite growth so that many chordates are the largest creature of animal world। ये बात भी हम आपको पहले बता दिए हैं। लिविंग इंडोस्केलेटन जो होता है वो बॉडी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इसका जो इंडेफिनिट ग्रोथ है ना, इसके कारण जितने भी लिविंग क्रिएचर, लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर जो एनिमल वर्ल्ड के हैं वो मोस्टली कॉर्डेट्स ही हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। एफिशिएंट रेस्पिरेशन, The efficient organ of respiration is gills in aquatic chordate and lung in terrestrial chordates। यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो एक्वाटिक कॉर्डेट्स है उसके लिए गिल्स प्रेजेंट होता है, और जो टेरेस्ट्रियल है उनमें लंग्स प्रेजेंट होता है। दे आर द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। The tracheal system of certain arthropods is also efficient but is suitable to animal of small size body। देखो ट्रैकियल सिस्टम जो आर्थ्रोपॉड्स वगैरह में भी पाया जाता है वो ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए सही है, लेकिन वो लार्ज बॉडी एनिमल के लिए सही नहीं है। वो स्मॉल साइज का जो बॉडी एनिमल होते हैं ना, स्मॉल साइज एनिमल्स, उन लोगों के लिए ये ट्रैकियल सिस्टम सही रहता है, ओके। नेक्स्ट आइए इफिशिएंट सर्कुलेशन। Chordates have well developed circulatory system and blood flow freely in the respiratory organ ensuring rapid exchange of gases। Chordates में well developed circulatory system होता है, यानी कि उसमें हार्ट होगा, आर्टरीज होगा, वेंस होगा, कैपिलरीज होगा, ये सारे के सारे चीज़ उसमें प्रेजेंट होंगे।
ठीक है। तो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ब्लड जो होता है वो फ्रीली रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक फ्लो करता है, जिसके कारण रैपिड एक्सचेंज होता है गैसेस का। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि ब्लड जो होता है वो लंग्स के एल्वियोली तक जाता है, और एल्वियोली इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड होता है वो एल्वियोली के थ्रू बाहर निकाल देता है, लंग्स ट्रैकिया से होते हुए हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल देता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसको वो कैरी करके फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो ये जो काम होता है ना ब्लड के एक्सचेंज का, सॉरी एयर के एक्सचेंज का, ये भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर सेवरल अदर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, यानी कि जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट मीडियम प्रोवाइड करता है दूसरे इंपॉर्टेंट बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो हम आपको दिए कि ब्लड जो होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। दूसरा, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करने का काम ब्लड ही करता है। इनफैक्ट हमारे ब्लड में बहुत सारे कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह, इन सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। WBC हमें इन्फेक्शंस के लिए, यानी कि जो भी हमारा फॉरेन बॉडीज हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इट्स द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। RBC में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो हमारे ब्लड को कैरी करने में, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। उसके बाद ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, जिसको हम एसिमिलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और इससे क्या होता है, फिर वो जो न्यूट्रिएंट वाला ब्लड है वो हमारे पूरे ऑर्गन में जहाँ जहाँ जरूरी होता है हर जगह जाता है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, यानी कि ब्लड का बहुत वाइटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, हर एक काम परफॉर्म करता है ब्लड। ओके, नेक्स्ट आइए सेंट्रलाइज्ड न्यूरल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड न्यूरल सिस्टम अब क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लो। द इनवर्टिब्रेट फाइला शोइंग ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम reaching its culmination in the higher chordates। देखो, इनवर्टिब्रेट फाइला जैसे जैसे उसमें ग्रोथ हुआ, नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। जैसे जैसे इनवर्टिब्रेट फाइला आगे बढ़ता गया, नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन होने लगा, यानी कि एनिमल्स में एडवांसमेंट के साथ साथ नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होने लगा। ये जो होता है हायर कॉर्डेट्स में जो होता है एकदम परफेक्ट सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो एडवांसमेंट है न्यूरल और सेंसरी सिस्टम में, ये कॉर्डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पावर को डिटरमाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर को बताता है। लाइक हम वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में उतना कैपेबिलिटी है कि हम हर टाइप के एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम सूटेबली रह पा रहे हैं, हर टाइप के एनवायरनमेंट मोस्टली हमारे लिए सूटेबल है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ओके, समझ आया? तो यहाँ तक हमने क्या देखा, ये सब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि कॉर्डेट्स में एक एडवांसमेंट का काम किए, इवोल्यूशन के साथ साथ ये आए जो कि दूसरे फाइला के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ज़्यादा एडवांस रहे, उनको थोड़ा एक एज प्रोवाइड किए जिससे वो हर जगह अडेप्ट कर सके, उनमें कुछ एडवांसमेंट हो। लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लोज है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, नर्वस सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड है, वो प्रेजेंट भी हर जगह है, मतलब हर एक एडवांस कैरेक्टर कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। सो दैट्स द एंड ऑफ स्लाइड। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव गिवन माई फुल एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। सो लेट्स एंड द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको। बाय।